अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मुख्य रूप से हमारी चर्चा का विषय ये रहेगा कि एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर को क्रैक कैसे करना है, कैसे इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ग्रुप 2 को पास करने के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पेपर होता है जनरली वो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता है। जहां तक एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल है तो ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं इसका डीटी और आईडीटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन और लास्ट मोमेंट रिवीजन लेता हूं। लास्ट मोमेंट रिवीजन की वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी रिवाइज कर सको, यानी कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवाइज कर सको। और मैं पास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस को, यानी कि 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को खासकर डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में अपडेट करके उसके क्वेश्चन और आंसर को करवाता हूं। अगर मैं ये 3 पेपर के बारे में आपको पढ़ाता हूं, 3 पेपर के बारे में मैंने चर्चा करी, तो सिर्फ एक पेपर ऐसा रह जाता है ग्रुप 2 में जो पेपर आपको मैं हेल्प नहीं कर पाता था। इसकी वजह से इस बार मैंने सोचा कि एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जितना पॉसिबल हो कुछ हद तक मैं आपको पास करने का तरीका बताऊंगा कि आखिर इस पेपर में एनी हाउ, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में एनी हाउ आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि आप पास कर जाओगे। इतना कर लिया तो पास होना आपका निश्चित है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग जल्दी से चर्चा करते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से आपका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कॉस्टिंग, दूसरा पार्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च और तीसरा पार्ट होता है थ्योरी। कॉस्टिंग, ऑपरेशन रिसर्च और थ्योरी। मैं आपको पास करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं कि ऑपरेशन रिसर्च पे आपको 100% कमांड करना है। ऑपरेशन रिसर्च पर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, जितने क्वेश्चंस होते हैं ऑपरेशन रिसर्च के दिए हुए, जितना मैक्सिमम हो आपको सॉल्व करके देखना है। दूसरा थ्योरी, हम यहां पर इस वीडियो में मुख्य रूप से थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रैक्टिस मैनुअल की जो क्वेश्चन आंसर होती है, मॉक टेस्ट पेपर की और रिवीजन टेस्ट पेपर का जो थ्योरी क्वेश्चन होता है, उसको पूरी तरह से आपको कमांड करना है। आपका क्वेश्चन भिड़ता है वहीं से। ऑपरेशन रिसर्च 0 से लेके 30 मार्क्स तक आ सकता है। जनरली 30 नंबर का आता ही है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने 0 से लेकर 30 मार्क्स लिखा है। थ्योरी जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है वो 16 नंबर का निश्चित रहता है, लेकिन बुरे से बुरे परिस्थिति में 10 नंबर का तो मिनिमम थ्योरी का क्वेश्चन रहता ही है। इस थ्योरी में आपकी कॉस्टिंग की थ्योरी और ऑपरेशन रिसर्च की थ्योरी, दोनों थ्योरी इंक्लूड होती है। ये लगभग 10 से लेके 25 मार्क्स तक का आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं भी है, उसके बावजूद भी 45 मार्क्स का आप पिछले हर अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि लगभग ये दोनों मिला के पूछा ही पूछा है। मतलब 45 नंबर के लिए ऑपरेशन रिसर्च और थ्योरी, इस पे अगर आपने 100% कमांड कर लिया तो फिर आपका निश्चित रूप से 45 मार्क्स के पेपर आपको जाने पहचाने लगेंगे एग्जाम हॉल में और आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। आप कहोगे कि थ्योरी में तो हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, हमेशा अच्छे मार्क्स थ्योरी में नहीं मिलते हैं, लेकिन कॉस्टिंग की थ्योरी यानी कि एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की थ्योरी अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है और आपका आंसर सही डायरेक्शन में है तो आपको इसमें पूरे मार्क्स तक भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पेपर को क्लियर करवाने के लिए काफी होती है। बाकी बचा आपका पोर्शन कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग में जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, सबसे बड़ी गलती कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इग्नोर करके चलते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जिस पोर्शन पे अगर आपने एक बार कमांड कर लिया, एक बार निडर होकर इसको सॉल्व किया, तो फिर एग्जाम हॉल में यह आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होता है इसमें, यानी कि आपके अकाउंट की तरह स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम इसमें होता है। अगर आपने फॉर्मेट को समझ लिया, सारे फॉर्मूला को समझ लिए, सारी चीजों को अप्लाई करके देख लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको काफी काम आने वाला है। तो कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पोर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस पे कमांड करना है। यानी कि थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च और आपके अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का मान के चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग निश्चित रहेगा। तो 45 से लेके और 10 55 मार्क्स की तैयारी आपको ऐसे ही हो गई। अब जितने भी बाकी चैप्टर बचते हैं आपके जितने भी बाकी चैप्टर बचते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो या फिर अदर चैप्टर्स का प्रॉब्लम हो, ये बाकी एरिया में कवर करता है। मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑपरेशन रिसर्च, थ्योरी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आपको पूरा का पूरा कमांड करना है। अगर इतना आपने कर लिया ओआर पर, थ्योरी पर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, तो आप सेफ साइड में गेम खेलोगे। मतलब आप
डिफेंसिव अप्रोच में गेम खेलोगे यानी कि कॉस्टिंग में आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। और अदर चैप्टर भी आपको पढ़ना है, लेकिन अदर चैप्टर में अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होता है, यानी कि कोई स्टैंडर्ड या कोई फॉर्मेट नहीं होता है आपके अकाउंट्स के प्रॉब्लम की तरह। इसीलिए अदर चैप्टर में हो सकता है आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया हो और 101वां क्वेश्चन यानी कि कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। लेकिन मैं एडवाइस करता हूं कि अगर सारे पोर्शन को स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल से किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखा जाए, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे। अक्सर क्या होता है कि रिवीजन टेस्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं जो दिमाग के ऊपर जाते हैं, यानी कि कंप्लीट अनस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं और आपको काफी दिक्कतें आती है। तो रिवीजन टेस्ट पेपर आप अपने अटेम्प्ट का और आपसे पहले वाले 1-2 अटेम्प्ट का कर लो, ज्यादा से ज्यादा 3 अटेम्प्ट का, ठीक है। रिवीजन टेस्ट पेपर कर लो, मॉक टेस्ट पेपर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करो, और उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, चाहे उन्होंने कितना भी बोल दिया है कि हमने सारे के सारे प्रैक्टिस मैनुअल और रिवीजन टेस्ट पेपर को और सारे के सारे स्टडी मटेरियल के प्रॉब्लम को कवर करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल और रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, इन सब के क्वेश्चन को एटलीस्ट गो थ्रू जरूर करना है। जो क्वेश्चन आपकी टीचर ने क्लास में करवाया हुआ है वो क्वेश्चन को क्या करोगे, आप मार्क कर दोगे कि ऑलरेडी कवर्ड। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जाने अनजाने आपको दिखेंगे जो आपकी क्लास में नहीं करवाया गया है, उसमें ट्रिपल स्टार मार्क करके उसको अलग से आपको सॉल्व करना ही है। तो बातें बहुत हुई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी। मैं फास्ट ट्रैक मोड में बताता हूं, उसके अलावा मैं आपको एडवाइस करता हूं कि अगर आप वीएलसी में प्ले करके सुनते हो तो 1.2, 1.4 या 1.5 की स्पीड में जितनी मैक्सिमम स्पीड आप कवर कर सको उतनी स्पीड में आप सुनो और बार बार चीजों को सुनो, क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक मोड में बोलता हूं। इसकी वजह से आपको बार बार सुनने में आपकी मेमोरी में बैठेगा, आपको फायदा होगा। और क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक मोड में इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि कितने भी अच्छे से आपको पढ़ा है, लेकिन वन टाइम में सीए में कुछ भी नहीं होता है, कई बार आपको रिवीजन करने पड़ते हैं। वो रिवीजन आप एक ही अटेम्प्ट में 5-6 बार रिवीजन करो या फिर 5-6 अटेम्प्ट लगाकर 5-6 बार रिवीजन करो, लेकिन आप जब तक 5-6 बार रिवीजन नहीं करोगे, आपकी मेमोरी कितनी भी शार्प है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये है सीए का एक विशेष चीज है। हम लोग यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला हम लोग चैप्टर देखते हैं एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आता है कि पहले यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस तरह से चार्ज करती थी और रिसेंट ईयर में उसका कंपोजिशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कॉस्ट को चार्ज करती थी उसका कंपोजिशन कैसे कैसे चेंज हुआ है रिसेंट ईयर में, और ये कैसे इफेक्ट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को डिजाइन करने में। हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, हाउ हैज दिस चेंज अफेक्टेड द डिजाइन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के डिजाइन को आजकल कैसे बदल दिया, कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ने कैसे बदल दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इसका 2 पहलू है। पहले जमाने में क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको आप ओवरहेड कॉस्ट बोलते हो, केवल कॉस्ट को 3 पार्ट में बांटा जाता था। लेकिन आधुनिक युग में एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। पहले यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली 3 पार्ट में बांटती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपका ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट करने के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए ये एक रिकवरी रेट निकालती थी जो कि जनरली मशीन आवर या लेबर आवर होता था, और उसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस में उस रिकवरी रेट से डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता था कि अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन रह जाता था। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आईपीसीसी में भी अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जो बदलते वक्त के साथ ऑटोमेशन बढ़ते चला गया, कस्टमर के टेस्ट में काफी बदलाव आए, कंज्यूमर के टेस्ट में, और भी ऐसे कई कारण से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बेटर मेजरमेंट करने के कारण इनडायरेक्ट कॉस्ट को
और इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की वापस से जरूरत पड़ी, ढंग से इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जरूरत पड़ी, यानी कि एक्टिविटीज के बेसिस पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट आया। मतलब क्या कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में जो डिफरेंट कॉस्ट पूल के हिसाब से कॉस्ट को ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बांट दिया जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है कि एक टाइप के जितने भी खर्चे होते हैं उसका एक कॉस्ट पूल बनाती है और उसका प्रॉपर बेसिस चुनती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, जैसा कि आपने कॉस्ट ड्राइवर वगैरह सब निकालना सीखा होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ते हुए। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलता है कि पहले जमाने में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट में बांटा जाता था। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जमाने में पहला पार्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने यहां पर बोला डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन यहां पर बोला है डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा पार्ट बोला है इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल, दूसरा बोला है इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल, और तीसरा बोला है कॉस्ट बेस फॉर ईच इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल। यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल जो बांटा उसके लिए बेस लेना है। तीसरा बोलता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का बेस लेना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल का बेस लेना है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट यहां पर बेस हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल यहां पर हो गया, और पहला हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल और उसके बाद जो है कॉस्ट बेस, ये 3 चीज आप लिख सकते हो। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आजकल के जमाने में डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि जितना भी पॉसिबल हो सके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो डायरेक्ट लगने वाले, यानी कि प्रोडक्ट के पर यूनिट के हिसाब से जो लगने वाले खर्चे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके बांट दिया जाता है। मैक्सिमम पॉसिबल डायरेक्ट रिलेशन, 1-to-1 रिलेशन निकाला जाता है प्रोडक्ट के साथ। इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। होमोजीनियस टाइप के, यानी कि एक जैसे कॉस्ट जिसका सिमिलर या आइडेंटिकल कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका सिमिलर या आइडेंटिकल कॉस्ट एंड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक पूल पर रखा जाता है, यानी कि उसको एक्यूमुलेट करके एक जगह लाया जाता है। उसके बाद फिर बेस सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद बेस सेलेक्ट करने के बाद रिकवरी रेट निकालते हो, कॉस्ट ड्राइवर निकालते हो, और उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, एलोकेट कर देते हो खर्चे को प्रोडक्ट एंड कॉस्ट में। इससे आपको हर प्रोडक्ट का और हर एक्टिविटीज का कॉस्ट पता चल जाता है। तीसरा बताया गया है कॉस्ट बेस फॉर ईच पूल। हर पूल के लिए कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर एक कॉस्ट बेस चुन लिया जाता है। ठीक है, हर पूल के लिए, यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल में हर एक पूल के लिए, यानी कि हर एक एक्टिविटीज के लिए जिसको आपने एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखा हुआ है, उसके लिए एक प्रॉपर बेसिस चुन लिया जाता है। उसके बाद जैसे आप यहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में रिकवरी रेट निकालते थे, यहां पर भी आप जो है वो एक बेसिस चुन लेते हो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में कितना खर्चा आया वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये आपने प्रैक्टिकल सॉल्व किया होगा तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चन है उसके आंसर में लिखा हुआ है। मेरी बातें सुनने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप प्रैक्टिस मैनुअल में जो आपके आंसर लिखे हुए हैं उसको पॉज करके तुरंत रीड कर लो, जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से चीजें बैठ जाएंगी। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है मैं इसमें एक्यूरेट एग्जाम्पल लेके आपको शायद ना समझा पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को सुन पाओ और आपको सारी चीजें रिकॉल कर पाओ आप। तो यानी कि हम लोगों ने देखा कि कंपोजिशन कैसे कैसे चेंज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंपोजिशन कैसे कैसे चेंज हुआ रिसेंट ईयर में, और वो कैसे अकाउंटिंग सिस्टम के डिजाइन में बदलाव लाया, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चाएं की। यानी कि पहले यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम में कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 पार्ट में बांटती थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटने के लिए आप लोग जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो करते थे। उसके बाद जो है आधुनिक जमाने में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल और कॉस्ट बेस फॉर ईच पूल के लिए बांटा गया। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंपोजिशन जो आजकल के जमाने में बदला वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आने के बाद बदला। हाउ हैज दिस चेंज अफेक्टेड द डिजाइन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का डिजाइन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट आने के बाद बदला। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इंडिविजुअल एक्टिविटी को ही कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मान लिया जाता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज को ही कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मान लिया जाता है। मतलब हर इंडिविजुअल एक्टिविटीज को आपको पहचानना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी को पहचानना पड़ता है। फिर हर एक एक्टिविटी का कुछ न कुछ बेस सेलेक्ट किया जाता है
और उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट को यानी कि ओवरहेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बदल गया आजकल के जमाने में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन में देखा, हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज्ड during the recent year, how has this change affect the design of cost accounting system? इसमें देखा ट्रेडिशनल मेथड में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट 3 पार्ट में बांटा जाता था, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो 3 पार्ट आया, इसमें पहला पार्ट आया डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा पार्ट आया हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट पुल और तीसरा जो है कॉस्ट बेस हम लोगों को सेलेक्ट करना है। रिसेंट ईयर में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद जो है, जब आने के बाद जो है वो चेंज हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ही पूरा का पूरा। अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ना बांटकर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके 1-to-1 प्रोडक्ट के और सर्विस के साथ रिलेशन है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट में बांट देते हैं। फिर ये दोनों पॉइंट इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूल बनाते हैं, जितने होमोजीनियस यानी कि एक प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उसका एक पूल बनाते हैं, उसका प्रॉपर बेस सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज के कॉस्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन दिया गया है। डिफाइन क्वालिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंट डायमेंशन। क्वालिटी क्या होता है और उसके डायमेंशन को बताने के लिए हमें बोला गया है। तो यहां पर क्वालिटी क्या होता है, ये गुडनेस का मेजर होता है। क्वालिटी क्या होता है, ये गुडनेस का मेजर होता है जो कि बताता है कि प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है। गुडनेस का मेजर होता है जो बताता है कि प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है। आईएसओ ने, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड आपने इसका में भी पढ़ा होगा। आईएसओ ने क्वालिटी को डिफाइन किया है जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल। जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल जो कि प्रोडक्ट ने एक्सप्रेसली बताया गया है या इंप्लाइड किया गया है। प्रोडक्ट में एक्सप्रेसली बताया गया है कि हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ये है या फिर इंप्लाइड नीड्स को पूरा कर रहा है। तो आईएसओ क्वालिटी को डिफाइन करता है। इतना भी याद रहा आपको तो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी एक ऐसा टर्म है जो कि मैन टू मैन वेरी करता है। क्वालिटी असल में एक्सपेक्टेशन के आधार पर वेरी करता है। किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा करे या उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकले, एक्सीड करे, तो प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए वही क्वालिटी वाला कहलाएगा। जो यानी कि जो ये वेरी करता है, इसमें मुख्य रूप से वेरी करने का रीजन ये होता है कि सेलिंग प्राइस, जितना आपने कीमत चुकाया है आपको इस हिसाब से क्वालिटी मिली कि नहीं, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन और सेलिंग प्राइस ये दोनों जो है और इंटेंडेड यूज को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से वेरी करता है। मैन टू मैन वेरी करता है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी मैन टू मैन वेरी करता है। क्वालिटी क्या होता है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। ये एक इंटेंजिबल टर्म होता है और वो परसेप्शन बेस्ड होता है। इंटेंजिबल टर्म होता है और परसेप्शन बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंट डायमेंशन, इसके डायमेंशन को बताना है। तो इसमें कुल 9 प्रकार के डायमेंशन बताए गए हैं। क्या क्या डायमेंशन बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पीएफ कार्ड, सर्विस रिस्पॉन्स, रेपुटेशन। पीएफ कार्ड प्रोविडेंट फंड का कार्ड जो है उसका सर्विस रिस्पॉन्स पर उसके रेपुटेशन डिपेंड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वालिटी जब आएगा तो उसका डायमेंशन लिखते वक्त में आपको प्रोविडेंट फंड याद रखना है। प्रोविडेंट फंड की क्वालिटी और उसका कार्ड, प्रोविडेंट फंड का कार्ड, सर्विस रिस्पॉन्स और रेपुटेशन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपका पी से क्या हो गया, परफॉर्मेंस। पी से परफॉर्मेंस हो गया, पी से आपका परफॉर्मेंस हो गया। एफ से आपका फीचर्स हो गया। पी से परफॉर्मेंस, एफ से फीचर्स। और उसके बाद कार्ड का सी से कन्फॉर्मेंस। उसके बाद ए से आप क्या हो गया, एस्थेटिक, ठीक है, यानी कि संवेदनशीलता आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है एस्थेटिक होने के बाद आर से आपकी क्या होगी, रिलायबिलिटी। डी से ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। पीएफ कार्ड, सर्विस रिस्पॉन्स और रेपुटेशन, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डायमेंशन को याद करने के लिए। तो परफॉर्मेंस में जो यहां पर
मेन जो है मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट के क्या क्या गुण हैं, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस में आप देखते हो। किसी भी बाइक को भी लेने जाते हो तो उसमें परफॉर्मेंस देखते हो, उसके बाद उसका फीचर्स देखते हो। फीचर सेकंड पॉइंट जो आता है, फीचर्स का मतलब होता है एडिशनल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो बाइक आप खरीदना चाहते हो उसमें एक्स्ट्रा क्या है। बाकी सब बाइक में जो चीजें हैं वो परफॉर्मेंस हो गई, जो सब में होनी चाहिए बाइक में, ठीक है, जो जनरली कॉमनली सब में आप देखते हो। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्या क्या है वो फीचर्स आपको देखना है, वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद यहां पर क्या हो गया, कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस क्या होता है, मीटिंग स्पेसिफिकेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को पूरा करना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन, कन्फॉर्मेंस मतलब जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया है प्रोडक्ट के बारे में, उसको पूरा करना चाहिए, उसको कंफर्म करना चाहिए, इसीलिए उसको बोला गया कन्फॉर्मेंस। उसके बाद आती है यहां पर एस्थेटिक्स आता है, ठीक है। एस्थेटिक्स क्या होता है, तो वो बोलता है संवेदनशीलता मामलों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, जैसे कि आप एक्सटर्नल जो आप सर्विस दोगे कि नहीं दोगे, इन सब चीजों पर ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपकी आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो रिलायबल रहेगा कि नहीं ओवर द टाइम, ठीक है, क्या फेलियर का चांस है, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। ड्यूरेबिलिटी यानी कि यूजफुल लाइफ, कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है, मतलब क्या लाइफ है, प्रोडक्ट आप लेने जाते हो उसका लाइफ देखते हो कितने दिनों तक चलेगा। उसके बाद सर्विस, तो सर्विसिंग में आप देखते हो कि भाई बाद में आप क्या क्या सर्विस दोगे, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह सब दोगे कि नहीं। फिर रिस्पॉन्स, कि आपने ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस कैसे करते हो, यानी कि हमको जब सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करोगे कि नहीं। उसके बाद ये सब क्वालिटी के लिए मेजर होता है, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं। उसके बाद रेपुटेशन, पास्ट परफॉर्मेंस और मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस वगैरह सब करके हम रेपुटेशन के बारे में भी जानते हैं। तो डिफाइन क्वालिटी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट डायमेंशन। तो हम लोगों ने देखा यहां पर क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी क्या होता है, मेजर ऑफ गुडनेस होता है। आईएसओ ने इसको डिफाइन किया है, मैन टू मैन वेरी करता है, ये एक इंटेंजिबल टर्म है और परसेप्शन पे आधारित होता है। इसके 9 डायमेंशन में हम लोगों ने देखे, परफॉर्मेंस, फीचर्स, उसके बाद कंफॉर्मेंस, उसके बाद हम लोगों ने देखा एस्थेटिक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद सर्विस, रिस्पॉन्स और रेपुटेशन, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की थी, हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिसेंट ईयर के दौरान कैसे कैसे बदलाव हुआ, और हाउ हैज दिस चेंज अफेक्ट द डिजाइन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंपोजिशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा ट्रेडिशनल मेथोलॉजी क्या होती थी, फिर हम लोगों ने आधुनिकरण में देखा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में। ट्रेडिशनल में डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांटा जाता था। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग रिकवरी रेट कैलकुलेट करते थे, जिसका परिणाम अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब ही रह जाता था। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी पर आधारित हम लोग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। इसको 3 पार्ट में बांटा जाता था, पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल और तीसरा कॉस्ट बेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ये चेंज इफेक्ट किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को में बदलाव लाया। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपोजिशन जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बदलाव आया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इंडिविजुअल एक्टिविटी को ही कॉस्ट ऑब्जेक्टिव मान लिया जाता है, यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी को पहचान कर, उसके कॉस्ट ड्राइवर को पहचान कर, ठीक है, फिर जो है बेस सेलेक्ट करके एलोकेट किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन की चर्चा की कि क्वालिटी क्या होता है और क्वालिटी के 9 डायमेंशन क्या क्या होते हैं। क्वालिटी गुडनेस का मेजर बताता है, जो कि प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो है वो है कि नहीं। आईएसओ ने क्वालिटी को डिफाइन किया है। आईएसओ ने बोला है कि प्रोडक्ट या सर्विस या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल होता है। प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल होता है। ऐसे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल होता है जो कि या तो एक्सप्रेस्ड है या फिर इम्प्लाइड है, ठीक है। फिर बोलता है कि क्वालिटी जो है वेरी करता है लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मुख्य रूप से एक्सपेक्टेशन, सेलिंग प्राइस और इंटेंडेड यूज को देखकर बनता है। उसके बाद हम लोगों ने 9 डायमेंशन के बारे में चर्चा की। पी से हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, फीचर्स देखा, कन्फॉर्मेंस देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा एस्थेटिक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, रिस्पॉन्स और रेपुटेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वालिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है। क्वालिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है,
तो क्वालिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्वालिटी कॉस्ट आता है। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो और अंदाजा एग्जाम हॉल में ऐसे आंसर लिख देते हो देख के कि क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्वालिटी कॉस्ट बोलते हैं, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, कि आप पास करने के लायक नहीं हो इस अटेम्प्ट में, क्योंकि आप फेकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फेक रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी कॉस्ट का मतलब ये होता ही नहीं है। क्वालिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को क्रिएट करने का कॉस्ट जो है वो ना होके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगा, इस बात को चेक करने के लिए कि क्या चांस है फेलियर का, इस बात को चेक करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्वालिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या चांस है फेलियर का, इसको चेक करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्वालिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वालिटी का एक बेंचमार्क सेट कर लिया जाता है और उस बेंचमार्क के आधार पर हम लोग बार बार टेस्ट करते रहते हैं, बार बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि बार बार टेस्ट करने में आपका खर्चा भी होगा, तो जो खर्चा आप लगा रहे हो उसको क्वालिटी कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कहीं भी क्वालिटी में कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जितनी बार क्वालिटी आपको गड़बड़ मिलेगी उतनी बार आप रीवर्क करोगे और जितनी बार रीवर्क करोगे उतनी बार क्वालिटी इंप्रूव होगा। क्वालिटी पर खर्च करना बोलोगे आप जो है अकलमंदी नहीं है, जबकि ये अकलमंदी है, क्योंकि इससे आपका आफ्टर सेल सर्विस जो कॉस्ट है, सर्विसिंग का कॉस्ट है, ये सारी चीजें खर्चे आपके रिड्यूस होंगे। तो क्वालिटी कॉस्ट पर खर्च करने से न केवल रेपुटेशन का आपको फायदा मिलता है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बाद में लगने वाले सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह सभी बचने का बेनिफिट मिलता है। क्वालिटी कॉस्ट 3 प्रकार के कॉस्ट का टोटल होता है। क्वालिटी कॉस्ट में क्या क्या खर्चे होते हैं, तो 3 प्रकार के कॉस्ट का क्वालिटी कॉस्ट टोटल होता है। पहला इन्वेस्टिगेटिंग, दूसरा अप्रेजिंग और तीसरा फेलियर। इन्वेस्टिगेटिंग, अप्रेजिंग और फेलियर। इन्वेस्टिगेटिंग क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग में करने के लिए आपके क्वालिटी कॉस्ट का इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप जो खर्चा करते हो, तो ये पहला खर्चा होता है। इन्वेस्टिगेट करता है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट को किस हद तक पूरा नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस, उसको इन्वेस्टिगेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा अप्रेजिंग, अप्रेजल दिया जाता है प्रोडक्ट या सर्विस कितने रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एग्जैक्टली, इसका अप्रेजल लेना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। उसके बाद तीसरा फेलियर, रिक्वायरमेंट को पूरा करने में फेल किया तो ठीक करने में क्या खर्चा पड़ेगा, ठीक है, ये खर्चा निकाला जाता है इस फेलियर कॉस्ट। यानी कि 3 प्रकार के कॉस्ट का टोटल होता है आपका क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है, 3 प्रकार के कॉस्ट का टोटल होता है आपका क्वालिटी कॉस्ट। तो क्वालिटी कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को क्वालिटी जो क्रिएट करने का खर्चा होता है वो खर्चा ना होकर वो खर्चा होता है कि क्वालिटी, इस बात को चेक करने के लिए खर्चा किया जाता है कि क्वालिटी जो है मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी, फेलियर का क्या चांस है। क्वालिटी के लिए एक बेंचमार्क सेट कर लिया जाता है, ठीक है, क्वालिटी को चेक करने के लिए एक बेंचमार्क सेट कर लिया जाता है और रीवर्क तब तक किया जाता है जब तक हम लोग उस बेंचमार्क तक पहुंच ना जाए। जितनी बार भी रीवर्क होगा उतनी बार इंप्रूवमेंट होगा। बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है क्वालिटी कॉस्ट करने से, क्वालिटी खर्चा करने से, तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रेपुटेशन का फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सर्विसिंग कॉस्ट जो आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा है वो सब रिड्यूस होगा, गारंटी वारंटी का टेंशन नहीं रहेगा। क्वालिटी कॉस्ट 3 प्रकार के कॉस्ट का टोटल होता है, इन्वेस्टिगेटिंग कॉस्ट का, अप्रेजिंग कॉस्ट का और फेलियर कॉस्ट का। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वालिटी कॉस्ट के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन की एक विशेष बात यह होती है कि आपके स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल को आप याद कर लेते हो तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछेगा तो आप उसका आंसर प्रेजेंट कर पाओगे। क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछ सकता है ये हम लोगों को आगे मिलेगा, जिसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रिवेंटिव कॉस्ट की बात करते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट में आपको जब भी प्रिवेंटिव कॉस्ट आएगा, आपको जो है, आपने सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट पढ़ा होगा, उसके बारे में याद आना चाहिए सीटा क्वालिटी रिव्यू। प्रिवेंटिव कॉस्ट में आपको सीटा क्वालिटी रिव्यू आएगा तो आपको एग्जाम्पल्स याद आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, इसके लिए आपको सीटा क्वालिटी रिव्यू को याद करना है। तो यहाँ पर जो है
प्रिवेंटिव कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर? तो सी से हम लोग बात करते हैं क्वालिटी सर्किल, और सब क्वालिटी वर्ड इसलिए मैंने लगाया, ये जो है ये चार एग्जाम्पल को कवर करता है और पांचवा एग्जाम्पल को हमारा ये रिव्यू कवर करता है। तो 5 एग्जाम्पल हमें देने हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट के। तो सीटा क्वालिटी, ये 4 एग्जाम्पल हो गए और ये 5वां एग्जाम्पल रिव्यू हो गया। तो सीटा क्वालिटी यानी कि सब में क्वालिटी लगा हुआ है। पहला है क्वालिटी सर्किल, सीटा का सी से क्वालिटी सर्किल, ई से आ गया क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी सर्किल क्वालिटी इंजीनियरिंग, टी से आ गया ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, ए से आ गया ऑडिट, क्वालिटी सर्किल क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। ठीक है, सर्किल, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग और ऑडिट। तो क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंजीनियरिंग, उसके बाद क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट, ये 4 एग्जाम्पल के लिए ये जो खर्चा आप करते हो, यानी कि क्वालिटी सर्किल के लिए, क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए, क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए और क्वालिटी ऑडिट के लिए जो खर्चा करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में चर्चा करी कि स्टार्टिंग में, उसके बाद यहां पर इंस्पेक्शन वगैरह सब प्रिवेंटिव कॉस्ट नहीं होता है। जनरली क्या होता है कंफ्यूजन कि इंस्पेक्शन जो होता है वो प्रिवेंटिव कॉस्ट में आप डाल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्पेक्शन जो है वो प्रिवेंटिव कॉस्ट नहीं होता है। ध्यान रहे, यहां पर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, इसका नहीं पढ़ रहे हो कि यहां पे आप जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल के बारे में जो आपने देखा था वहां पर। तो यहां पर सी के बारे में लोग बात करते हैं सर्किल, इंजीनियरिंग, उसके बाद ट्रेनिंग और ऑडिट, क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। उसके बाद डिजाइन रिव्यू, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट के 5 एग्जांपल हो गए। डिजाइन रिव्यू, ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रिवेंटिव कॉस्ट के एग्जांपल कवर किए हैं। अब हम लोग अप्रेजल कॉस्ट के 5 एग्जांपल देखते हैं। तो अप्रेजल कॉस्ट में इंस्पेक्शन आता है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन, पैकिंग का इंस्पेक्शन। देखो इंस्पेक्शन तो अप्रेजल कॉस्ट में आता है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, लेकिन जब री लगा होगा इंस्पेक्शन के आगे में, री इंस्पेक्शन, तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो जाएगा। जब री इंस्पेक्शन लगा होगा तो वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो जाएगा, री इंस्पेक्शन। लेकिन केवल इंस्पेक्शन लिखा होगा तो वो अप्रेजल कॉस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, फील्ड पर जाकर टेस्ट किया, कंटिन्यू सप्लायर वेरिफिकेशन, लगातार सप्लायर का वेरिफिकेशन किया, ये सारे अप्रेजल कॉस्ट होंगे। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, कंटिन्यू सप्लायर वेरिफिकेशन, ये सारे के सारे अप्रेजल कॉस्ट होंगे। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, कंटिन्यू सप्लाई वेरिफिकेशन, ठीक है, ये सारे के सारे अप्रेजल कॉस्ट होंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट के। जितनी चीजों के आगे में री लगा होगा, इंटरनल बोलो तो री 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 4 बार री लगा होगा, रीवर्क, री इंस्पेक्शन, री टेस्ट और रिपेयर और स्क्रैप, ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया। इंटरनल फेलियर के कारण आपका स्क्रैप भी आ रहा है। तो रीवर्क, री इंस्पेक्शन, री टेस्ट, रिपेयर और स्क्रैप, ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट के एग्जांपल होंगे। 5 एग्जांपल, रीवर्क, री इंस्पेक्शन, री टेस्ट, रिपेयर और स्क्रैप, ये 5 जो एग्जांपल हैं ये आपके इंटरनल फेलियर कॉस्ट के होंगे। अब हम लोग एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के 5 एग्जांपल देखते हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में एक्सटर्नल फेलियर जो अभी आपने गारंटी वारंटी लिया था, तो आगे चल के यानी कि वो बाहर वालों की गलती से फेल हो गया, मतलब आपके हाथ से निकलने के बाद जो कुछ भी फेलियर आता है उसका खर्चा आपको बियर करना पड़ता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बियर करना पड़ता है, उसको एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि रेवेन्यू लॉस हो गया, वारंटी हो गया, डिफेक्ट डिस्काउंट हो गया, डिफेक्ट जो हो गया उसके कारण, डिफेक्ट प्रोडक्ट आप में हो गया उसके कारण आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, गारंटी, ठीक है, वारंटी, गारंटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटीज बेचने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, उसको प्रोडक्ट लायबिलिटी बोलते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में जनरली आप इसको अकाउंट्स में देखते हो। तो रेवेन्यू लॉस, वारंटी, डिफेक्ट डिस्काउंट और गारंटी और प्रोडक्ट लायबिलिटीज, इसके बारे में हम लोगों ने देखा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में। रेवेन्यू लॉस, वारंटी, डिफेक्ट डिस्काउंट, गारंटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रिवेंटिव कॉस्ट का 5 एग्जाम्पल देखा। तो एक बार चीजों को वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, हाउ हैज दिस चेंज अफेक्ट द डिजाइन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ट्रेडिशनल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांटा जाता था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट में बांटा गया। उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल निकालते थे और इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल का बेस सेलेक्ट करते थे। फिर कंपोजिशन जो है एबीसी के आने के बाद बदलाव आया।
उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वालिटी क्या होता है, वो मीजर होता है गुडनेस का। आईएसओ जो है उसने डिफाइन किया है क्वालिटी को, वो वैरी करता है लोगों के सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और एक्सपेक्टेशन कैसे पता चलता है, सेलिंग प्राइस वगैरह के से। उसके बाद इंटेंजिबल टर्म ये होता है जो कि परसेप्शन पे आधारित होता है। उसके बाद 9 डायमेंशन हम लोगों ने क्वालिटी के देखे थे, क्वालिटी के 9 डायमेंशन क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग क्वालिटी कॉस्ट के बारे में देखा था कि फेल होने का क्या चांस है, उसको चेक करने का कॉस्ट जो होता है वो क्वालिटी कॉस्ट होता है। रिवर्क करने के लिए हम लोग एक बेंचमार्क से सेट करते हैं और बार बार रिवर्क करते हैं, जितनी बार रिवर्क करेंगे उतनी बार क्वालिटी में इंप्रूव होगा। इसके बाद बेनिफिट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी इज्जत तो बढ़ती है क्वालिटी कॉस्ट करने से, रेपुटेशन तो बढ़ता ही है, यानी कि गुडविल तो कस्टमर की नज़रों में अच्छा होता ही है, स्टेक होल्डर लोगों की नज़रों में अच्छा होता ही है। साथ में हम लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह सबके कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं। 3 प्रकार के कॉस्ट का टोटल होता है ये क्वालिटी कॉस्ट, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट का, अप्रेजिंग कॉस्ट का और फेलियर कॉस्ट का। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसमें हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल देखा था प्रिवेंटिव कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्वालिटी सर्किल, उसके बाद क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट एग्जाम्पल देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिजाइन रिव्यू देखा था। अप्रेजल कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था इंस्पेक्शन के बारे में, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन, पैकिंग का इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, कंटिन्यू सप्लायर वेरिफिकेशन। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था रीवर्क कॉस्ट, री इंस्पेक्शन कॉस्ट, रीटेस्ट, रिपेयर और स्क्रैप। उसके बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के बारे में जाना था, रेवेन्यू लॉस, वारंटीज, डिफेक्ट डिस्काउंट्स, गारंटी और प्रोडक्ट लायबिलिटीज। इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल के बारे में। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल, यहाँ पर इसको 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 यानी कि डेवलपमेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये कोई मामूली टर्म यहाँ पर नहीं है आपकी कॉस्टिंग की थ्योरी में, ये एक विशेष टर्म है। इसलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट को आप मत ध्यान देना, इसको इग्नोर मत करना, इसके बारे में एक एक चीज देखना, एग्जाम में ये क्लिक करना चाहिए आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट, और इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लिक करनी चाहिए जो कि हमारी चर्चा के बाद हम लोगों को थोड़ी देर में यहाँ पर पता चलेगी। 4 P क्या क्या होते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल के। पहला होता है पीपल, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रॉब्लम और चौथा प्रिपरेशन। चारों के चारों P से शुरू हो गए, इसकी वजह से इसको 4 P's ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम और प्रिपरेशन। पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन, ये 4 प्रकार के P's होते हैं। एक्सप्लेन 4 P's ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट को आप याद रखना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल को याद रखना। पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल यानी कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस का स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम का फीडबैक और प्रिपरेशन यानी कि ट्रेनिंग वगैरह। इन 4 बातों से क्वालिटी इंप्रूवमेंट का ये प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। 4 सिद्धांत क्या क्या हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के। ये 4 सिद्धांत को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में लगा डाला तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। इसीलिए इसको 4 प्रिंसिपल के नाम से बताया गया है। सबसे पहला है पीपल। इंप्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में पीपल का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। पीपल लोगों के बीच में पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए और उनको सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं पीपल के। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, मतलब सिचुएशन के आधार पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए अप्लाई करना, यानी कि काफ़ी फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह सब करने के बाद प्रोसेस डिसाइड होना चाहिए। हर प्रोसेस का प्री डिफाइंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, हर डिफाइन का प्री डिफाइंड फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस में डिफेक्ट आने पर, ठीक है, आपका डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ सकता है अगर प्रोडक्ट या सर्विस में डिफेक्ट आया तो। इसीलिए प्रिवेंटिव अप्रोच में आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सुधारना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा गया है ना, तो प्रिवेंटिव अप्रोच में आपको चलना है। उसके बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब क्या, ट्रेनिंग वगैरह सब होंगे तो लोगों की क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी इंप्रूव जो होती है उसी प्रिंसिपल से आप लोग जो हैं इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ट्रेनिंग लोगों की अच्छी तरीके से रहेगी तो लोग अच्छा काम करेंगे, स्किल्ड वर्कर बनेंगे आपके लोग, ठीक है। तो पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम और प्रिपरेशन, ये 4 P होते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, ये 4 प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ इक्वालिटी कॉस्ट, जैसे कि प्रिवेंटिव,
अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। मैंने आपसे कहा था कि बार बार घुमा के पूछेगा तो आप वहां पर फंसोगे, लेकिन क्योंकि हमने उस एग्जाम्पल को उस वक्त याद किया था, इसकी वजह से आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था प्रिवेंटिव कॉस्ट के बारे में। प्रिवेंटिव कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था सीटा क्वालिटी रिव्यू। सीटा क्वालिटी रिव्यू में सी से हम लोगों ने देखा था क्वालिटी सर्कल, उसके बाद ई से देखा था क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। यहां पर ए है क्वालिटी ऑडिट। उसके बाद रिव्यू डिजाइन के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रिवेंटिव कॉस्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले सारी चर्चा कर लेते, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कॉस्ट है। अप्रेजल कॉस्ट के बारे में देखते हैं। जब अप्रेजल की बात आएगी तो आपको इंस्पेक्शन वाला याद आना चाहिए। तो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्ट और सप्लायर वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। इंटरनल फेलियर जब आएगा तो आपको 4 बार री याद आना चाहिए, रीवर्क, री इंस्पेक्शन, री टेस्ट और रिपेयर, और एक स्क्रैप इंटरनल फेलियर में आएगा। एक्सटर्नल फेलियर में गारंटी, वारंटी, रेवेन्यू लॉस, प्रोडक्ट लायबिलिटी, डिस्काउंट ड्यू टू डिफेक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो देखिए यहाँ पर रीवर्क की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो रीवर्क कहां पर आएगा, तो देखो री जहां लगा है वो इंटरनल फेलियर में आएगा। स्क्रैप कहां पे आएगा, ये भी इंटरनल फेलियर में आएगा। उसके बाद वारंटी रिपेयर की बात हम लोग करते हैं तो जहां पर वारंटी लगा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। वारंटी रिपेयर, तो सॉरी वारंटी रिपेयर जो होगा वहां पर, क्योंकि वारंटी लगा है तो वारंटी को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपेयर पहले नहीं लगा, ये वारंटी के वजह से रिपेयर कराना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ही आ जाएगा, एक्सटर्नल फेलियर में आ जाएगा। वारंटी रिपेयर जो है आपका एक्सटर्नल फेलियर में आ जाएगा। रेवेन्यू लॉस तो एक्सटर्नल फेलियर में आएगा। रेवेन्यू लॉस जो है वो भी आपका एक्सटर्नल फेलियर में आएगा, रेवेन्यू लॉस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट का रिपेयर करना है तो रिपेयर आपका इंटरनल फेलियर में आएगा। रिपेयर टू इंटरनल फेलियर में रिपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आएगा। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव सेल पर डिस्काउंट, तो ये आपका एक्सटर्नल में आएगा, एक्सटर्नल में आएगा। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी सर्किल आपका प्रिवेंटिव में आएगा। सीटा में हमारा क्वालिटी सर्किल आ गया। उसके बाद पैकिंग इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें अप्रेजल कॉस्ट में आएगा। इस तरह से आपने एग्जाम्पल को याद किया था, इसकी वजह से काफी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर पाए, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बोला जाता है व्हाट आर द 6 C's ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 6 C क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 6 C's में हम लोग पहला देखते हैं कमिटमेंट। ये सबके सब सी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट वो प्रिंसिपल थे, ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सी से शुरू होता है और प्रिंसिपल पी से शुरू होता है। 4 पी थे और 6 सी है। ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओ आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, सक्सेसफुली आप इंप्लीमेंट कर पाओ, इसीलिए 6 प्रकार के सी की जरूरत होती है। 6 प्रकार के सी की जरूरत होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को आप सही से इंप्लीमेंट कर पाओ। इसकी वजह से 6 चीजों की जरूरत पड़ती है कम से कम। इसको 6 C's के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM पूछ सकता है या फिर 6 C's बोल के पूछ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले कमिटमेंट की बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉई लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉई लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए। सलमान खान का कमिटमेंट नहीं होना चाहिए कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वाला। ठीक है, ये सारी चीजें कमिटमेंट होनी चाहिए। कल्चर पर ज्यादा मूवीज आमिर खान बनाता है, तो सलमान खान के बाद आमिर खान की चर्चा हम लोग करते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट कल्चर, क्वालिटी कितना क्वालिटी देता है आमिर खान अपने मूवी में, हर बार इंप्रूव करता है कुछ ना कुछ। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कल्चर, कमिटमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कल्चर। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोसेस में लगातार इंप्रूव करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस। उसके बाद कॉपरेशन, कॉपरेशन जो है सब लोगों का, एम्प्लॉई लोगों का, हर लेवल के मैनेजमेंट लोगों का कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट पर फोकस करना, कस्टमर रिक्वायरमेंट पर फोकस करना। उसके बाद पूरे मैनेजमेंट पर, पूरे सिस्टम पर इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल, ये सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट है।
ये सारे पॉइंट में आप क्योंकि सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बस आपको पॉइंट निश्चित तौर पे याद रहना चाहिए। कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल। व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम? तो कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, एट ए टाइम आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिस्ट आउट द रेमेडीज अवेलेबल फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज। ये प्रेज क्या होता है? अगर आपको प्रेज क्या होता है ये याद है तभी ना आप उसके रेमेडीज को लिख पाओगे। तो प्रेज क्या होता है वो आपको याद रखना है। प्रेज जो होता है, ठीक है, ये यहां पर हम लोग प्रेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना, सबसे पहला पी का मतलब होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, आर का मतलब होता है रैंकिंग करना। प्रॉब्लम को पहचान लिया, अब किस प्रॉब्लम को पहले ठीक करना है, किसको बाद में ठीक करना है, उसका रैंकिंग तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा कि वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, मतलब आपको किस हद तक कौन सा रास्ता आपके लिए अप्रोप्रिएट है। पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके हम लोगों को इस चीज को एनालिसिस करना है। उसके बाद इनोवेशन बताया गया है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। हमारा कोई भी स्ट्रैटेजी होगा फुल प्रूफ इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी उठा लिया, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और फिर बाद में कई सारे सॉल्यूशन, कई सारे अल्टरनेटिव्स देखेंगे सॉल्यूशन का। फिर उसके बाद जो है सारे सॉल्यूशन में से इवेलुएट करेंगे और फिर फाइनली एक सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिफिकल्टी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज। प्रेज को जब हम लोग इंप्लीमेंट करते रहते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टी आती है, उसका हम लोग कैसे कैसे रेमेडी निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने में जो हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, कब दिक्कत नहीं आएगी, जब हम लोग प्रॉब्लम को पहचानने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करें। जैसे हम लोगों के बीच में वोटिंग करवाएं, डिस्कशन करवाएं और सबका पार्टिसिपेटिव अप्रोच से हम लोगों को प्रॉब्लम को जानना है, सबसे पूछना, ये नहीं किसी एक व्यक्ति से पूछ लेना है या फिर क्वेश्चनर वगैरह सब देना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किया। उसके बाद रैंकिंग भी पार्टिसिपेटिव अप्रोच से करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है कंपनी में उसको जानेंगे सबसे पहले। पार्टिसिपेटिव अप्रोच से इंटरेस्ट के बेसिस पर कई ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में रैंकिंग देना है एक्सपेक्टेशन के बेस पर, उनकी क्या उम्मीदें है उसके हिसाब से। उसके बाद एनालिसिस, सारे इफ एंड बट का एनालिसिस करेंगे, करंट पोजीशन क्या है और हमें कहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कहाँ दिक्कत आ रही है उसका एनालिसिस करना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनोवेशन का। हर स्ट्रैटेजी का सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना है। जितना भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी डिसाइड किया है, एनालिसिस किया है, उसका सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना है। उसके बाद फाइनली डिसाइड करना है हम लोगों को। उसके बाद सॉल्यूशन, इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस, उसके प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह सब देकर हम लोगों को सॉल्यूशन को डिटरमाइन करना है। ये ऐसा नहीं कोई भी सॉल्यूशन लगा दिया जो हमारे एम्प्लॉय को यूज करना आता ही नहीं है, ऐसा मशीन लगा दिया, ऐसा सॉल्यूशन लगा दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर लगा दिया। तो हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग उसके लिए जरूरत है और प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए नए सिस्टम पे हमारा। ऐसा ना हो कि हमारे कंट्रोल से वो निकल ले, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन, सिस्टम का एक्चुअल फीडबैक लेकर हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। सिस्टम का एक्चुअल फीडबैक लेकर हम लोगों को सारी चीजों को इवैल्यूएट करना है। ये सारी बातें हम लोगों को लिस्ट आउट द रेमेडीज अवेलेबल फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रेज। अब हम लोग वापस से सारी चीजों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हाउ हैज द कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चेंज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर के दौरान कंपोजिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैसे बदला। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट कॉस्ट के हिसाब से बांटा जाता था। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम लोग रिकवरी रेट निकालते थे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करके रिकवरी रेट पे हम लोग बांट देते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब रह जाता था। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोगों ने डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पूल और कॉस्ट बेस को है 3 पार्ट में बांटा। उसके बाद जो है इफेक्ट कैसे किया, एबीसी आने के बाद चेंज हुआ, इफेक्ट जो हुआ एबीसी आने के बाद चेंज हुआ। एबीसी आने से पहले सब कुछ ठीक था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इंडिविजुअल एक्टिविटी को पहचाना जाता है, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर के आधार पर कॉस्ट रिसोर्सेज को बांट दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी मेजर ऑफ गुडनेस होता है, इसने डिफाइन किया है, लोगों पर वेरी करता है, ये इंटेंजिबल होता है और परसेप्शन बेस्ड होता है। इसके 9 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। पहला था परफॉर्मेंस, दूसरा था फीचर, तीसरा था कन्फॉर्मेंस, उसके बाद जो हम लोगों का था
उसके बाद एस्थेटिक्स था हम लोगों का, उसके बाद रिलायबिलिटी, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, रिस्पॉन्स और रेपुटेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वालिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फेल ना हो जाए उस चीज को चेक करने का कॉस्ट होता है क्वालिटी कॉस्ट। रिवर्क जो है आपको एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से रिवर्क करना पड़ेगा जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट तो आपका रेपुटेशन तो बढ़ता ही है, साथ में आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट भी बढ़ता है। 3 कॉस्ट का टोटल होता है ये क्वालिटी कॉस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग का, एप्रेजिंग कॉस्ट का और फेलियर कॉस्ट का, ये 3 कॉस्ट का टोटल आपका क्वालिटी कॉस्ट कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिवेंटिव कॉस्ट के बारे में देखा था, सीटा क्वालिटी रिव्यू। सीटा क्वालिटी रिव्यू में हम लोगों ने देखा था क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑडिट और क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी ऑडिट। और उसके बाद रिव्यू डिजाइन के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑडिट। और उसके बाद रिव्यू के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने अप्रेजिंग कॉस्ट के बारे में देखा था, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, पैकिंग इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, फील्ड टेस्टिंग, उसके बाद कंटिन्यू सप्लायर वेरिफिकेशन। उसके बाद इंटरनल फेलियर कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था रीवर्क, री इंस्पेक्शन, रीटेस्ट, रिपेयर और स्क्रैप। उसके बाद एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने रेवेन्यू लॉस, वारंटीज, डिफेक्ट डिस्काउंट, गारंटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी, इन सब के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि एक्सप्लेन 4 P's ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल के 4 P के बारे में बताना था, लोगों के बारे में बताना था, पीपल के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। पीपल बोलो तो क्या कि पीपल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए, प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम का फीडबैक का प्रॉपर जो होता है मैकेनिज्म होना चाहिए, मीन्स एंड मैकेनिज्म। उसके बाद प्रिपरेशन यानी कि ट्रेनिंग वगैरह सब सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए जिससे क्वालिटी इंप्रूव करती है। उसके बाद हम लोगों ने अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन हमारा बताया था कि यहाँ पे हम लोगों को देखना था कि कौन सा क्या होता है। तो प्रिवेंटिव कॉस्ट में सीटा क्वालिटी रिव्यू, अप्रेजल में इंस्पेक्शन वगैरह सब के बारे में, उसके बाद 4 री और स्क्रैप के बारे में इंटरनल, और एक्सटर्नल में गारंटी, वारंटी, रेवेन्यू लॉस, प्रोडक्ट लायबिलिटी, डिस्काउंट, ड्यूटी, डिफेक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। अगर टीक्यूएम को आप सफलतापूर्वक इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसकी क्या क्या जरूरतें, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, 6 C's के बारे में। उसके बाद दूसरे तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कंट्रोल, ये सारे सी का मतलब हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोग ने देखा था लिस्ट आउट रेमेडीज अवेलेबल फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्रेस के दौरान जो है जो डिफिकल्टीज होती है, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, एनालिसिस, इनोवेशन, सॉल्यूशन और इवैल्यूएशन। इनोवेशन, सॉल्यूशन और इवैल्यूएशन, ये क्वेश्चन आप भूल सकते हो, इसीलिए प्रेस का मतलब जो है बिना देखे हुए आप पॉज करके एक बार अभी के अभी बिना देखे हुए लिख लो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या कैसे आप ठीक कर सकते हो, जो रेमेडी क्या क्या होती है, वोटिंग करवाओ, डिस्कशन करवाओ, पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो लोगों का, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग करो, प्रॉब्लम का रैंकिंग करते वक्त भी पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखना है आपको, इंटरेस्ट के बेसिस पर आप लोगों को ग्रुप बनाना है और फिर जो है एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर रैंकिंग करना है, एनालिसिस करना है सारे इफ एंड बट्स को देखते हुए। इनोवेटिव आइडिया मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव में इनोवेटिव आइडिया को भी जो है हम लोगों को प्रेफर करना है। उसके बाद जो बोलता है कि सॉल्यूशन, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ऐसा सॉल्यूशन हम लोगों को ढूंढना चाहिए जिसको हम लोग करवा पाए, यानी कि हमारे लिए फिजिबल हो, और अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन आपको करना है। तो ये सारी डिफिकल्टी एक्सपीरियंस किए जाते हैं जिसको आप जो है अपने हद से, अपने बुद्धिमानी से डील कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्कस द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम प्रोग्राम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम, अगर टीक्यूएम को लगा डाला तो क्या क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेनिफिट के बारे में 4 बेनिफिट बताया गया है कि अवेयरनेस बढ़ेगा क्वालिटी कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर का, लोगों को हमेशा रखेगा कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो क्वालिटी पूर्वक देना चाहिए, हमें क्वालिटी पूरा का पूरा देना है, हमें अपना बेस्ट देगा लोग इसकी वजह से। तो क्वालिटी को ध्यान देना कि ना कि प्रोडक्ट के टारगेट के बेसिस पर कि बस इतना सारा टारगेट दे दिया क्वालिटी के आभार में, हमको बस आपको टारगेट पूरा करके देना है, प्रोडक्ट इतने सारे प्रोड्यूस करने, ये सब मतलब नहीं है। क्वालिटी मेंटेन पक्का से पक्का होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है टीक्यूएम को लगा डाला तो। फिर बोलता है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, टीक्यूएम को लगा डाला तो आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा। मैंने बोला था 6 सिग्मा वगैरह सब हम चर्चा करेंगे आगे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कॉस्टिंग की थ्योरी में चैप्टर नंबर 1 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया जाता है। टीक्यूएम लगा डाला तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपका, क्योंकि आपने टोटल क्वालिटी को मैनेज किया है। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में टीम वर्क जो है उसका, टीम वर्क का वातावरण अच्छा होता है, टीम वर्क का वातावरण बढ़ता है। तो अवेयरनेस, ठीक है,
क्वालिटी कल्चर का अवेयरनेस बढ़ता है। 6 C's में हम लोगों ने भी देखा था कल्चर, ठीक है, कमिटमेंट के बाद कल्चर हम लोगों ने देखा था जिसमें मैंने बोला था आमिर खान, ठीक है, इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी देखा था 6 C's में हम लोगों ने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखा था, और एक टीम वर्क के बारे में बात करता है, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीम वर्क विल बी अचीव्ड, अचीव होगा। अगर TQM लगा डाला तो ये सारी चीज़ें आपकी अचीव होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें आप सफलतापूर्वक आ पाएंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द यूनिवर्सल बिलीव्स इन रिस्पेक्ट ऑफ TQM, पूरे संसार में क्या मान्यताएं हैं दुनिया भर में, इसके बारे में TQM के बारे में क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया भर में TQM के बारे में क्या मान्यता, ये नहीं बोला ये मान्यता सही है गलत है, बस क्या मान्यताएं हैं कि TQM जिसने लगा डाला उसके बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं TQM के बारे में। तो सबसे पहली मान्यता क्या है कि TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, वो मेजर होता है क्वालिटी का, क्वालिटी को मेजरमेंट करते हैं हम लोग, क्वालिटी का मेजर होता है ओनर या, और जो क्वालिटी का मेजरमेंट होता है वो कैसे पता चलता है, वो ओनर या कस्टमर है उसके सेटिस्फैक्शन पे आधारित होता है। अगर ओनर या कस्टमर सेटिस्फाइड है मतलब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, तो मेजर ऑफ क्वालिटी जो होता है वो कस्टमर और ओनर के बेस पर होता है। याद रहे कस्टमर और ओनर अगर सेटिस्फाइड मतलब आपकी क्वालिटी है मेंटेन, कस्टमर और ओनर, ओनर बोलो तो स्टेक होल्डर लोगों को। दूसरा बात यहाँ पे विशेष बात क्या बोला, एवरीवन इज ओनर या कस्टमर, हर एक कोई ओनर या कस्टमर है। अब ले लो बात, हर एक कोई ओनर या कस्टमर है, एवरीवन इज ओनर या कस्टमर। तो ओनर या कस्टमर जो होता है वो अगर खुश है, सेटिस्फाइड है, मतलब ये आपका क्वालिटी मेंटेन है, क्वालिटी मैनेज हो रहा है अच्छे से। एवरीवन इज ओनर या कस्टमर, हर कोई ओनर है या कस्टमर है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, TQM में हमेशा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहता है, इंप्रूवमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट लगातार होने की चीज है। तो पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये, और पॉइंट नंबर 3 कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। इसी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड पॉइंट नंबर 4 भी है आपका, हर प्रोसेस का ठीक से एनालिसिस करना क्वालिटी इंप्रूवमेंट का की है। हर प्रोसेस का ठीक से एनालिसिस करना, प्रॉपर एनालिसिस करना, प्रोसेस का प्रॉपर एनालिसिस करना, ये हर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो मेन की है, की फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद 3 सोर्स बताए गए हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के 3 सोर्स बताए गए हैं। पहला मेजरमेंट, ठीक है, स्किल्ड यूज ऑफ एनालिटिकल टूल, एनालिटिकल टूल का आपने स्किल्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, आपने स्किल्ड एम्प्लॉय लोगों को इन्वॉल्व किया है। मेजरमेंट, स्किल्ड यूज ऑफ एनालिटिकल टूल और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मेजर ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मेजर ओनर या कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। क्वालिटी का मेजर क्या होता है, ओनर कस्टमर सेटिस्फाइड मतलब क्वालिटी मेंटेन, एवरीवन हर एक कोई ओनर या कस्टमर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, फिर देखा जो प्रोसेस एनालिसिस जो होता है वो इंप्रूवमेंट का की फैक्टर होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का 3 सोर्स होता है, मेजरमेंट, स्किल्ड यूज ऑफ एनालिटिकल टूल और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। उसके 6ठा नंबर पॉइंट हमारा है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल के मैनेजर लोगों को एक्टिवली जो है इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तभी तो TQM सस्टेन कर पाएगा। एक्टिवली इन्वॉल्व है, एक्टिव हैं सभी लेवल के मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कोई लेवल का मैनेजमेंट ढीला पड़ गया। उसके हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लगातार क्वालिटी बनाए रखने के लिए आपको लगातार जो होता है इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट और सर्विसेज का। क्वालिटी बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट और सर्विस का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कंप्लीट किया। आगे हम लोग यहाँ पर थ्योरी की चर्चा करेंगे। थ्योरी के बाद मैं आपका फास्ट ट्रैक मोड में ऑपरेशन रिसर्च रिवाइज करवाऊंगा, और जहां तक पॉसिबल होगा मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी कोशिश करूंगा आपका कंप्लीट करवा देने का। मतलब मैं आपको सेफ साइड में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि 3 पेपर पढ़ाने के बाद, मेरे 3 सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद भी कुछ लोग ग्रुप 2 में फेल कर गए थे पिछले अटेम्प्ट में, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा था। उन लोगों ने कहा था कि कॉस्टिंग का पेपर हमें अटका दिया। इसकी वजह से मैं आपकी कॉस्टिंग में केवल हेल्प करना चाहता हूँ, अदरवाइज कॉस्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।